मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हरियाणा के हिसार ज़िले के महावीर स्टेडियम में 1989 में बतौर हैंडबॉल खिलाड़ी अपने खेल करियर की शुरुआत करने वाले और इस देश को अनगिनत हैंडबॉल चैंपियन प्लेयर देने वाले अनूप कस्वां जी से गेम जो है वो हमने टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेलना, रोटेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन करनी है। ये नहीं देखना कि मैच जीतना हारना है, बात है कि टीम गेम खेलना हमने। जीवन में अगर कोई चैलेंज नहीं आता तो वो आदमी सक्षम नहीं बन सकता, मेरा ये मानना है। अगर आपके पास चुनौतियां होंगी, आपके पास संघर्ष होगा, तो आप आने वाले समय में निखर कर जाओगे। 3 स्टेप के साथ विदाउट बाउंस आपने 3 स्टेप्स रनिंग शॉट, 3 स्टेप रनिंग शॉट। लोगों को आज मैं सिर्फ एक चमकता हुआ चेहरा दिखता है कि अनूप कस्वां, लेकिन वो लोगों को उसके पीछे की कहानी नहीं पता कि कितना संघर्ष रहा होगा। वो ये कहते थे कि हार जीत कोई बात नहीं, आप हार जाओ, लेकिन कायरता मत करो ग्राउंड के अंदर। कि मैंने 2001 के अंदर मैंने NIS कोच बनने का जो कोर्स होता है SAI-NS पटियाला, एक ही इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने डिप्लोमा पास किया। उसके बाद मुझे 17 साल इंतजार करना पड़ा गवर्नमेंट जॉब के लिए। सरकारी नौकरी नहीं लगा, लेकिन 17 साल मैंने एज ए कोच, एज ए रेफरी बहुत डट के काम किया। मैं एक इकलौता आदमी हूं अब तक के इतिहास में कि मैं साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला के अंदर NIS के अंदर मैं एज ए चीफ कोच रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। इस ग्राउंड का सख्त नियम क्या बनाया है आपने? सख्त नियम में एक ही बात कहता हूं मैं खिलाड़ियों को कि मुझे खिलाड़ी कोई बने ना बने, सबसे पहले एक इंसान बनना है और डिसिप्लिन में रहना है। 2017 से मैं भारतीय हैंडबॉल में एज ए रेफरी एक्सपर्ट की भूमिका निभा रहा हूँ। जहाँ भी कोर्स लगते हैं, क्लिनिक लगते हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो, उनका एक्सपर्ट मैं होता हूँ। मैं खिलाड़ियों को भी ये कहता हूँ, सबको ये कहता हूँ, जितना ज़्यादा आपको वर्कलोड मिलेगा, जितने ज़्यादा चैलेंजेस आपको मिलेंगे, अगर आपने वो पार कर लिया तो इसका मतलब है कि आप एक खरा सोना निकल के आ रहे हैं। और हम जान के बड़े हैरान होते थे कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे जिनके पास चाय बनाने के लिए दूध भी नहीं है घर में। ऐसे खिलाड़ी भी मेरे पास आए हैं। पहनने के लिए जूते नहीं है, लेकिन आज खुशी होती है कि वो खिलाड़ी आज अपने दम के ऊपर, अपनी मेहनत के दम के ऊपर वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। मैं इंडिया का बेस्ट रेफरी, मैं इंडिया का बेस्ट कोच, और मुझे नौकरी 2017 में मिल रही है। मुझे नौकरी नहीं है, मेरे खिलाए हुए बच्चे नौकरियों पे चले गए हैं और मैं लेट नौकरी लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा। इस ग्राउंड को बेस्ट ग्राउंड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं या जो कोचेज हैं वो खुद डेडिकेटेड है। यहाँ पे अनूप सर की जो गाइडेंस है वो बिल्कुल विद नॉलेज से भरी हुई है। हम खेल के दम पे अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने स्पोर्ट्स कोटे से ये हरियाणा पुलिस के टीम में खेलने का मौका प्राप्त किया है। आप जिस भी गेम में आप डट के खेलते रहिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। प्रोफेशनल डिप्लोमा जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो हर एक कोच की होती है वो यही होती है कि मैं कम से कम अपनी लाइफ में 2 से 3 इंडिया प्लेयर बना सकूँ। प्रत्येक वर्ष यहाँ से कम 2-3 बच्चे तो भारतीय टीम के सदस्य के रूप में यहाँ से जाते ही जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सनी। हमारे शो में आप सबका वेलकम है। ये शो समर्पित है खेल की उस दुनिया को जिसकी शुरुआत बड़े बड़े चकाचौंध वाले खेल स्टेडियमों से नहीं बल्कि मिट्टी के मैदानों से होती है। इस जगह पर कोच अपनी ज़िद से, अपनी मेहनत से, बिना कुछ सुविधाओं के चैंपियन तराशते हैं और खिलाड़ी अपना भविष्य तराशते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हरियाणा के हिसार ज़िले के महावीर स्टेडियम में 1989 में बतौर हैंडबॉल खिलाड़ी अपने खेल करियर की शुरुआत करने वाले और इस देश को अनगिनत हैंडबॉल चैंपियन प्लेयर्स देने वाले अनूप कस्वां जी से। सो अनूप जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले महावीर स्टेडियम हिसार में आपका स्वागत। और मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से सबको नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग और उनके कोऑपरेशन से आज हमारा जो खेल का जो नाम है वो पूरे विश्व में गूंज रहा है, हरियाणा का नाम। तो उसका श्रेय जो है आप जैसे जो जागरूक लोग हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और आपका नाम भी हैंडबॉल की दुनिया में, देश में गूंज रहा है। अनूप कस्वां जी को कौन नहीं जानता। जहां भी आप जाएंगे हैंडबॉल के ग्राउंड के ऊपर अनूप कस्वां का नाम हर कोई आपको जानता हुआ मिलेगा, क्योंकि बड़ा नाम है और देश के सबसे अनुभवी हैंडबॉल कोच में इनका नाम शुमार है। सबसे पहले तो हम आपके खेल करियर की शुरुआती दौर की बात करते हैं। यही ग्राउंड
और आज तो आप बतौर कोच अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 1989 में आपने शुरुआत की थी। तब के हैंडबॉल खेलने में और आज के हैंडबॉल खेलने में कितना अंतर देख रहे हैं अनूप जी आप? देखिए, जब मैंने एज ए खिलाड़ी खेलना शुरू किया था, उस वक्त की जो सुविधाएं थी, उस वक्त के जो रूल रेगुलेशंस थे, उस वक्त की जो टेक्निक्स थी, और आज का जो हैंडबॉल है वो बहुत एडवांस हो चुका है। आज आपके पास सुविधाएं मिलेंगी, सभी खिलाड़ियों के पास आपके वीडियो देखने को मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलेंगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन जब हमने शुरुआत की उस वक्त सिर्फ आपका ग्राउंड और आप, उसके अलावा आपके पास मीडिया का कोई साधन नहीं था, और ना ही आपके पास इतना कुछ टीवी था। आप रिवाइंड करके अपनी गलतियां नहीं देख सकते थे उस वक्त, नहीं देख सकते थे। उस वक्त केवल आपके दर्शक और आपके कोचेज ही वो ही आपको बता सकते थे। लेकिन आज एक ऐसा युग आ चुका है कि खिलाड़ी अपनी खुद की वीडियो, खुद की ट्रेनिंग, खुद के शेड्यूल जो है वो चेक कर सकता है, और इवन करते हैं। आज मैं देखता हूँ जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो वो खिलाड़ी अपनी वीडियो लगा के बैठ जाता है टीवी की, सर मैं एक बना लूँ ताकि मैं बाद में इसमें कुछ करेक्शन होगी कर लूँ। हाँ बिल्कुल, हमें भी खुशी मिलती है कि उस बच्चा जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट चाहता है, और उसके लिए ये तरीका भी अच्छा है। तो अनूप जी, जैसे आप एक बहुत बड़ा नाम है हैंडबॉल की दुनिया में, तो हमारे जितने भी जो प्लेयर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, तो वो आपके बारे में जानना चाहते होंगे ज़रूर कि अनूप जी ने कब शुरुआत की हैंडबॉल खेलने की। 1989 में तो की, लेकिन किस उम्र में शुरुआत की और उनका शुरुआती सफ़र कैसा था? उन्होंने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जिस भी खिलाड़ी या कोई व्यक्ति की जीवन में अगर कोई चैलेंज नहीं आता तो वो आदमी सक्षम नहीं बन सकता, मेरा ये मानना है। अगर आपके पास चुनौतियाँ होंगी, आपके पास संघर्ष होगा, तो आप आने वाले समय में निखर कर जाओगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने खेलना शुरू किया, उससे लेकर जब तक मैंने खेला, उसके बाद मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, मैंने टीचिंग लाइफ ज्वाइन की, मैंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। और लोगों को आज मैं सिर्फ एक चमकता हुआ चेहरा दिखता है कि अनूप कसवान, लेकिन वो लोगों को उसके पीछे की कहानी नहीं पता कि कितना संघर्ष रहा होगा, कितने मेरे परिवार के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की होगी। मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप और मेरे भाई, उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। खेलने के लिए बड़ा मोटिवेट करते थे कि नहीं आपको ये खेलना है। जो सुविधाएं मैं मांग लेता था कहते थे कि हाँ चलिए, वो सुविधाएं मुझे देने के लिए तैयार रहते थे। और इवन मुझे हर मौके के ऊपर मुझे गाइड भी करते थे, देते रहते थे कि आपको कैसे करना कैसे करना। तो मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे खासकर मेरे माँ बाप और मेरे भाई, जो उन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और आज जब मैं इस प्रोफेशनल लाइफ में आ चुका हूँ तो अब मेरी फैमिली जो है, मेरी माँ बाप तो हैं ही हैं, साथ में परिवार है, लेकिन मेरी वाइफ जो है मेरे कंधे से कंधे में लाके खड़ी है, क्योंकि वो खुद एक हैंडबॉल खिलाड़ी रही है। तो वो समझते हैं उन चीज़ों को, वो मुझे बड़ा कोऑपरेट करते हैं। इवन मेरे बच्चे हैं, वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं, मुझे हर स्टेप के ऊपर मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो मुझे बड़ा काम करने में मज़ा आता है। तो किस एज में खेलना शुरू किया था? मैंने लगभग, मैं था 13 साल का, 13-14 साल का था। मैं यहाँ सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ता था जब मैं 8वीं क्लास में होता था। उस वक्त हमारे एक पीटीआई सर होते थे, सूरज बान सर। तो वो हैंडबॉल के नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्लास में आए, कहने लगे जो लंबे लंबे लड़के हैं खड़े हो जाओ। मैं डर गया कि मैंने गलती तो नहीं की, कहीं पिटाई शुरू कर दें। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा, कह रहे हाथ दिखाओ। मैं कहा, कह रहे हाँ बाहर निकलो। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा कि ये हैंडबॉल का हाथ है, हाइट है। तो ऐसे हम कम से कम 20, 22, 25 लड़के उन्होंने निकाल लिए, और उन्होंने कहा कि हम हैंडबॉल की टीम तैयार करने जा रहे हैं, जबकि हमें पता ही नहीं था कि हैंडबॉल होता क्या है। तो हमें चाव था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई मुझे बोलते थे कि हैंडबॉल खेलना है, मतलब गेम खेलना है, कोई भी गेम खेलना है। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 4:30 बजे शाम को महावीर स्टेडियम में, वहाँ पर रामस्वरूप चहल कोच साहब होंगे, इरादा मैडम होंगे, और उनसे मिलना है। तो मैं, आप मानोगे, उस वक्त साइकिल होती थी, साइकिल लेके मैं मार्केट में गया। पापा ने मुझे पैसे दिए कि जाओ निक्कर टी शर्ट लेके आओ, शूज़ लेके आओ, और मैं दोपहर में साइकिल लेके निकल गया। मैं टी शर्ट निक्कर लेके आया और 4 बजे पहन के मैं ग्राउंड में बैठ के आ गया, कि मुझे चाव था कि मैं ग्राउंड में आऊँ। और बड़ा मज़ा आता था, आनंद आता था कि सीनियर साथी, हमारे सीनियर खिलाड़ी जो खेलते थे, उनको देख के हमने सीखा। कोचेज हमारे बहुत अच्छे थे, RS चहल साहब थे, राधा मैडम थे, सतपाल ढांडा जी थे। उन लोगों ने मुझे बड़ा गाइड किया, और उनकी ही आज दिन है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। श्री RMS मलिक थे, उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। तो जिन कोचेस का नाम आपने लिया, उनकी कौन सी बातें हैं जो आज तक आपके जहन में हैं? आज भी आप जब कोचिंग देते हैं तो उनकी वो बातें ज़रूर शामिल करते हैं? वो देखिए,
उनका जो एक ही था, चाहे वो RS चहल थे, चाहे वो सतपाल ढाणा जी थे, उनसे ज़्यादा मेरा लगाव रहा है, और RMS मलिक रहे। वो ये कहते थे कि हार जीत कोई बात नहीं, आप हार जाओ लेकिन कायरता मत करो ग्राउंड के अंदर। वो बात मुझे आज भी याद है, जब हम खेलते थे तो वो ये कहते थे कि हारना जीतना कोई बात नहीं, आप अगर किसी मैच में जीत भी जाओगे, किसी मैच में हार भी जाओगे, कोई बात नहीं। कि कई बार आपका दिन नहीं होता, कई बार दिन अच्छा होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन आप कायरता मत करो ग्राउंड के अंदर, चीटिंग मत करो ग्राउंड के अंदर, और नीचा मत दिखाओ अपने आप को। नीचा इन द सेंस कि भी गलत तरीके से आप जीतने की कोशिश मत करो। तो वो बातें आज भी याद है, और वही चीज़ मैंने फॉलो की हुई है। जी। तो अक्सर कहा जाता है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पढ़ाई को भी समय दे पाएँ, लेकिन कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत कम। मैंने अपवाद शब्द का इसीलिए प्रयोग किया है, तो उस अपवाद में आप भी शामिल हैं। तो हैंडबॉल में इतना बड़ा नाम आज आपका है, लेकिन पढ़ाई में भी आपने कमाल किए हैं। थोड़ा सा बताओ पढ़ाई के बारे में। देखिए, मैं सन्नी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलत मिथ है हमारे समाज के अंदर, थोड़ी सी उसको सुधारना भी है। लोग कहते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं वो पढ़ते नहीं, और मैंने उसको विपरीत करने की कोशिश की। मैंने नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं, मिल जाएंगे हमारे समाज के अंदर, कि जो खेलता है ना, खिलाड़ी खेलता है, उसका दिमाग जो है वो बहुत एक्टिव होता है। उसके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे जो हैं, वो बहुत शार्प होते हैं काम करने के लिए। एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो जो खिलाड़ी होता है वो पढ़ाई के अंदर बहुत आगे निकल सकता है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने उसी का एक अपने आप में उदाहरण लिया कि हाँ, मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छा कोच भी बन सकता हूँ, एक अच्छा एजुकेटर भी बन सकता हूँ। इसीलिए मैंने आज मेरी, चाहे फिजिकल एजुकेशन की कोर्स की बात हो या कोचिंग कोर्स की बात हो, सारी डिग्रियां मैंने प्राप्त की हैं। चाहे वो NIS हो, चाहे वो DPED हो, चाहे वो MPED हो, चाहे वो MPhil हो, चाहे वो PhD हो, चाहे वो UGC नेट क्लियर की बात हो, वो सब मैंने किए हुए हैं। तो और एक खिलाड़ी को मेरा ये मानना है कि आप खेल के अंदर महारत हासिल कीजिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। आपके शुरुआती दौर में जब आपने पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेला, उसके बारे में बात करते हैं, वो याद आज भी ताज़ा या धुंधली हो गई? नहीं, बिल्कुल याद है। देखिए, मेरा जब मैं 1998 के अंदर हमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप थी कुरुक्षेत्र में। उस वक्त 2 यूनिवर्सिटी होती थी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र और MD यूनिवर्सिटी। आज तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, और यूनिवर्सिटी खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। और हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का फाइनल मैच चल रहा था, और उस फाइनल मैच के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र का मैच था। और उस वहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी टीम के लिए भी सिलेक्शन होना था, जो कि मेरे लिए एक अपने आप में चैलेंज भी था, और मुझे अपने आप को प्रूव भी करना था कि हाँ, मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जो हर जगह जाके परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, और मैं भी इस टीम में आने के लिए काबिल हूँ। मैं अपनी दावेदारी रखना चाहता था। सिलेक्शन होना हो मेरे हाथ में नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। फाइनल मैच हो गया, मुझे नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो। मुझे तो बाद में पता लगा कि सिलेक्शन होना था, लेकिन मैंने वहाँ बेस्ट अपना देने की कोशिश की, और उस टूर्नामेंट के अंदर मैं बेस्ट स्कोरर रहा, और मेरा सिलेक्शन जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी टीम के अंदर हुआ फर्स्ट टाइम। तो मेरे लिए बड़ी ग्रेट अचीवमेंट थी, बड़ा मुझे आज भी याद है वो पल, और मैं बहुत अच्छा स्कोरर रहा था उस टूर्नामेंट के अंदर। तो अक्सर कहा जाता है कि खिलाड़ी जो होता है वो सबसे पहले मतलब उसका मकसद यही होता है कि उस जर्सी को पहने जिसके पीछे इंडिया लिखा हो। इंडिया लिखा हो। आपने जब पहली बार इंडिया लिखी हुई जर्सी पहनी, वो भावनाएं कैसी थी आपकी, याद है आपको? बिल्कुल याद है। देखिए, ये किसी को बताया? बिल्कुल याद है। देखिए, आप तो इंडिया की बात करते हैं, मैं तो आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब हम खेलते थे तो उस वक्त हमारे कोचेज और हमारे जो कॉलेज के जो स्टाफ होते थे वो हमें किट देते थे। वो किट हम साफ कर करके धो के रखते थे, कि उसको देखते थे कि यार इस पे हिसार लिखा हुआ है, इस पे हरियाणा लिखा हुआ है, और इंडिया लिखी हुई किट मिल गई। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो सपना था कि यार मैं मैंने सोचा भी नहीं था कि हैंडबॉल गेम क्या होता है, उस गेम में मैं आज इंडिया खेल रहा हूँ, उस गेम का मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया हूँ। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत अच्छा पल था वो। तो अनूप जी, जैसे हैंडबॉल जो है वो बहुत तेज़ खेल है, बहुत आक्रामकता के साथ इसको खेला जाता है, और जब ऐसा गेम हो तो उसमें गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। आपको भी गुस्सा आता था? देखिए, ये एक स्वाभाविक बात है कि गेम, बिल्कुल मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ कि इस गेम के अंदर स्पीड, स्टेमिना, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटीज़, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, बहुत कुछ हाई लेवल का चाहिए आपको, और हाई टेम्पो के साथ खेलना पड़ता है। लेकिन जब आप
ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, जो आपके अंदर जो आपकी एनर्जी लेवल है, जो गुस्सा है, उस गुस्से को आपको कन्वर्ट करना होता है कि आप अपनी बेटर स्किल्स के अंदर आप लेके आए, बेटर स्किल्स के अंदर लेके, बेटर टेक्निक के अंदर लेके आप अपने गेम के अंदर मैक्सिमम दें। तो उस गुस्से को आपने वहाँ ट्रांसफ़र करना है, और वो मैंने किया है। ये तो आज की बात है, क्योंकि आज तो आप बहुत अनुभवी हैं। उस समय की बात करूं, कैसे कंट्रोल करते थे, क्योंकि यंग थे आप और फिर उसी आक्रामकता के साथ नहीं खेलना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उस वक्त हमें नहीं पता होता था, लेकिन उस वक्त हमें ये पता होता था कि गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ। उस गुस्से को अगर मैं सही तरीके से यूटिलाइज करूं, वो उस गुस्से को मैंने हैंडबॉल के अंदर जो स्किल्स थी मेरी, जो मेरा खेल था, जो मेरी स्पीड थी, उसके अंदर मैंने यूटिलाइज किया, जिसका परिणाम मुझे मिला कि मैं आज अच्छा खिलाड़ी बना। तो आपके गेम में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा समय, ऐसे पल कुछ साझा करना चाहें, शेयर करना चाहें, जो बहुत आपके दिल के करीब है? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां आपको चाहे वो सिलेक्शन की बात हो, चाहे टीम के अंदर खेलने की बात हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मैं डिजर्व करता था और मुझे फलाने कोच ने मुझे मौका नहीं दिया, कारण चाहे कुछ भी रहे हों। ऐसा हुआ आपके साथ? लेकिन सनी जी, मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं जब तक खेला हूँ मैं प्लेइंग का हिस्सा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा के अंदर बैठा नहीं। भगवान ने मुझे इतना सक्षम बना दिया था, और मेरे कोचेस ने मुझे, RS सैल जी थे, सतपाल ढांडा जी थे, RMS मलिक जी थे, उन्होंने मुझे इतना सक्षम बना दिया था कि मैं जब तक खेला हूँ ना, तो लगभग मैं प्लेइंग के अंदर खेला हूँ। तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती थी कि हाँ, मुझे लगता था कि मैं एक टीम का अहम पार्ट हूँ और मुझे योगदान देना है। तो वो चीज़ें वहाँ मैनेज कर अच्छा, जो जिन कोचेस के नाम आपने लिए, ढांडा साहब, चहल साहब, राधा मैडम, उनके संपर्क में आज भी हैं आप? बिल्कुल हैं, आज भी हम उनको वही आदर सम्मान देते हैं, वही गुरु मानते हैं। उनकी जो शिक्षा थी उनको आज भी हम सिर माथे रखते हैं। उनको आज भी हम, चाहे RS सैल हो, श्री सतपाल ढांडा जी हो, राधा मैडम हो, या श्री रामिर मलिक जी हों, उनको आज भी मैं वही स्थान देता हूँ, अपने पेरेंट्स के बराबर उनको मानता हूँ। और क्योंकि गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने मुझे जिस लेवल पे मुझे बनाया था, आज उनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। उसमें सहयोग उनका, उतना ही सहयोग मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाप और मेरे बड़े भाई होते थे हरपाल, वो आज भी हैं। वो मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे, वो मुझे बड़ा गाइड करते थे। तो वो उनकी शिक्षाएं वो आज भी मेरे साथ हैं। और हम 2 भाई थे, छोटा भाई मेरा हरदीप, वो लेफ्ट हैंडर होता था। हम टीम के 2 मेन पिलर होते थे, एक लेफ्ट बैक पे, मैं लेफ्ट राइट बैक पे, हम दोनों कंट्रोल करते थे। दोनों एक ही टीम में खेलते थे? एक ही टीम में खेले हम कई साल तक। क्या बात है। तो आप तो खेलते थे एक ही टीम में, लेकिन उससे बड़ी खुशी आपके पेरेंट्स को होती होगी कि दोनों बेटे बिल्कुल दोनों बेटे पे खेल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया लेवल तक हम खेले हैं। और वो बड़ा इस चीज़ को, इवन आपको बता दूं, गांव के अंदर गौरव पट लगाया जाता है सरपंच की तरफ से। अगर आप सरसाना गांव में जाओगे तो मेरा एक ही नाम मेरा लिखा हुआ है गौरव पट के अंदर, कि अनूप सरसाना, अनूप कसवा। अच्छा। पुत्र श्री राम कुमार कसवा। वो आज भी मुझे बड़ा, वो पल मुझे याद है, और मैं जाता हूँ गाँव में, उस पट को देखता हूँ तो उसके ऊपर स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात है। तो बतौर प्लेयर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है आपकी? बतौर प्लेयर देखिए, मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल लेना, कंबाइन यूनिवर्सिटी खेलना और फिर इंडियन टीम के लिए खेलना, ये मेरे लिए उपलब्धि रही है। मेडल तो हमने कई बार जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट की ऑल इंडिया के अंदर गोल्ड मेडल लेना, फिर कंबाइन यूनिवर्सिटी खेलना और फिर इंडियन टीम के अंदर खेलना, सीनियर टीम के अंदर, वो बड़ी अचीवमेंट रही है। हाँ जी। तो 2004 में आपने बतौर कोच अपनी सेवाएं देनी बिल्कुल, शुरू मैंने की 2004 के अंदर मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र वुमेन टीम का कोच बनाया गया था। उस वक्त यूनिवर्सिटी की टीम के अंदर मैं एज ए कोच टीम लेकर गया था। उसके बाद फिर मैं कोचिंग लाइन में आ गया था। तो कैसा रहा ये सफ़र कोचिंग का आपका? कोचिंग का सफ़र मेरा बहुत ही बहुत कहते हैं ना कि मतलब इंटरेस्टेड फील जिसको बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। मैं जब खेलता था मैं सोचता था कि मैं कुछ कोचेज, चुनिंदा कोचेज, कुछ चुनिंदा रेफरी होते हैं जो किसी ना किसी का मोटिवेशनल पार्ट बन जाते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं एक अच्छा कोच बनूंगा, अच्छा रेफरी बनूंगा। और भगवान की दया से भगवान ने बहुत कृपा की है कि मैं ठीक ठाक खिलाड़ी रहा हूँ। मैं ये कह सकता कि मैं टॉप का खिलाड़ी था, लेकिन मैं ठीक ठाक खिलाड़ी रहा हूँ और ठीक ठाक कोच का नाम है और ठीक ठाक मैं रेफरी रहा हूँ। कई साल तक मैं फाइनल मैच खिलाता रहा हूँ और एक्सपर्ट रहा हूँ रेफरी का, और मुझे बेस्ट रेफरी का अवार्ड भी मिला। तो मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि भी मैं जिस फील्ड में आया था हैंडबॉल में, एज ए प्लेयर मैंने अच्छा नाम किया
उसके बाद एज ए कोच में अच्छा काम कर रहा हूँ, एज ए रेफरी मैंने अच्छा काम किया, उसका बड़ा नाम किया, मैंने बेस्ट रेफरी का अवार्ड लिया। तो मैं जिस भी जगह काम कर रहा हूँ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो हिसार कब आना हुआ आपका कोच के तौर पर? मैंने 2017 में यहाँ ज्वाइन किया मैंने। मेरे लिए देखिए सबसे जो कहते हैं ना खिलाड़ी की या जीवन में पीड़ादायक जो दुख भरी, वो मेरी ये रही मैं आपको बताता हूँ सन्नी जी, कि मैंने 2001 के अंदर मैंने NIS कोच बनने का जो कोर्स होता है साई NS पटियाला, एक ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा पास किया। उसके बाद मुझे 17 साल इंतज़ार करना पड़ा गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं कोचिंग में काम करता रहा, और सबसे बड़ी पीड़ा मुझे ये है कि मैं एज ए कोच, मेरे जो ट्रेनीज थे वो नौकरी लग चुके थे। कम से कम मेरे खिलाए हुए 35-40 लोग, कोई कोच लग गया, कोई आर्मी में चला गया, कोई कहीं रेलवे में चला गया, और मुझे नौकरी नहीं मिली। और लेकिन मैं कोच था, ऐसा क्यों एज सरकारी नहीं मिली। 2014 में वैकेंसी आई, 2014 में रिटन टेस्ट हुए, पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस रहे, उसमें मेरा नाम गायब मिला, जबकि मैं हाई क्वालिफाइड पर्सन था। लेकिन मुझे संतोष था, मुझे उम्मीद थी कि मैं निश्चय आऊँगा। लेकिन उसके बाद 2016 में दोबारा वैकेंसी निकली, 2017 में टेस्ट हुआ, उसमें मैं टॉप आया। 2 ही वैकेंसी थी जनरल की, उसमें मैं टॉप सेलेक्ट हुआ। 7 में नहीं हुआ, 2 में मैं हो गया। जितना 17 साल में आपने जो दर्द सहा था उसका 17 साल में मैं मरहम सरकारी नौकरी नहीं लगा, लेकिन 17 साल मैंने एज ए कोच, एज ए रेफरी बहुत डट के काम किया। मैंने बहुत सारे खिलाड़ी तैयार किए, मेरे ट्रेनीज जो है वो नौकरी लग चुके थे, और मैं खुद तैयार करके नौकरी लगा रहा हूँ, लेकिन खुद एक सरकारी नौकरी नहीं लग पाया था। मेरे लिए सबसे ज़िंदगी में पीड़ादायक शब्द जो है ये है मेरा। तो अपने आप को कैसे आपने हौसला रखा, देखिए मोटिवेट रखा? मुझे ये था कि एक तो पेरेंट्स की सपोर्ट थी कि कोई बात नहीं, आप काम कीजिए। मैं सरकारी नौकरी नहीं लग पाया, लेकिन मैंने स्कूल खोला, मैं स्कूल और कॉलेज का मालिक रहा हूँ। मैं टैगोर एजुकेशन सोसाइटी का बड़वा चेयरमैन रहा हूँ। मैंने वहाँ काम किया। मैंने प्राइवेट जॉब, मैंने जाट कॉलेज के अंदर मैंने एज ए टीचर काम किया है। उसके बाद SRM कॉलेज के अंदर मैं एज ए HOD रहा हूँ। टैगोर कॉलेज के अंदर पहले मैं HOD रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ओनर बन गया। तो मुझे ये था कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब ना मिले, लेकिन मेरा फील्ड जो है, मैं सुबह शाम मैं ग्राउंड नहीं छोड़ता था, प्रैक्टिस करवाता था, मैं ऑफसेटिंग नहीं छोड़ता था, मैं रेफरी करता था। क्योंकि आपको जरूरी नहीं रेफरी करने के लिए आपको सरकारी जॉब हो, कोच बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोच सरकारी नाम भी मिले, लेकिन आप अपना, अगर आपके पास नॉलेज है, आप काम कीजिए। तो मैंने बहुत काम किया। मैं लगातार 2004 से, जब से मैं कोचिंग में आया था, तब से मैं फिर कोचिंग करता रहा, रेफरशिप करता रहा, और भगवान ने सुना, मुझे आज एक अच्छे ओहदे पे बिठा दिया। मैं एक इकलौता हरियाणा से वो व्यक्ति हूँ जिसको हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, साई NS पटियाला ने डेप्यूटेशन पे मांगा। अब तक हरियाणा डिपार्टमेंट जो है साई से मांगता रहा है हेल्प, और मैं एक इकलौता आदमी हूँ हरियाणा अब तक के इतिहास में कि मैं साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला के अंदर, NIS के अंदर मैं एज ए चीफ कोच रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। 3 साल मैंने वहाँ काम किया एज ए चीफ कोच। डिप्लोमा जहाँ कोचेस तैयार होते हैं हमारे इंडिया के, पूरे इंडिया से लोग आते हैं, वहाँ उनको मैंने पढ़ाया है, रिफ्रेशर कोर्स दिए हैं, मैंने उनको डिप्लोमा पास करवाया, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट के रिफ्रेशर कोर्स मैंने लिए कोचेज़ के। तो वो मेरे लिए बहुत स्वर्णिम समय था मेरे लिए। देखो समय देखो कैसे बदलता है। 17 साल तक जिस इंसान ने इंतज़ार किया वो सरकारी नौकरी का काबिल होते हुए, उस इंसान को एक वक्त के बाद में नौकरी भी मिलती है, और फिर उसके बाद में NIS को ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ पे आइए और अपनी सेवाएं दीजिए। बिल्कुल सर, क्या बात है। तो हिसार के महावीर स्टेडियम की बात करते हैं। यहाँ भी आपने खूब सारे प्लेयर्स को तराशा है, उनको चैंपियन बनाया है। तो यहाँ की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, जहाँ तक मैं हिसार की बात करूँ तो सनी जी, हिसार का जो हैंडबॉल गेम की बात करें तो बहुत बड़ा दबदबा है। पिछले कई वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे, चाहे वो सरकारी टूर्नामेंट हो, खेल महाकुंभ हो, या स्टेट चैंपियनशिप हो, या कोई CM कप हो, हिसार हैंडबॉल जो है वो फाइनल खेलती है, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी डिस्ट्रिक्ट क्या है कि हो सकता है एक टीम लड़कियों की फाइनल में पहुंच गई, लड़कों की हार गई होगी, लड़कों की पहुंच गई, लड़कियों की हार गई होगी, या एक साल आ गई तो उसके बाद 3-4 साल 5 साल नाम ही नहीं होता। लेकिन हिसार एक ऐसा शहर है, चाहे वो स्टेट चैंपियनशिप हो, चाहे वो खेल महाकुंभ हो, चाहे वो हमारी CM कप हो, स्टेट चैंपियनशिप हो, किसी भी प्रकार का टूर्नामेंट हो, तो हिसार हैंडबॉल जो है वो फाइनल में आपको खेलते हुए मिलेगी।
तो ये क्या संयोग है या फिर नहीं, कुछ संयोग और है? नहीं, संयोग नहीं है ये। देखिए आपस में एक कोऑपरेशन है जो हम हैंडबॉल खिलाते हैं इसार के अंदर, और इसार के अंदर बहुत लोग जो हैं हैंडबॉल खेलते हैं। अगर मैं इसार अकेले इसार की बात करूं तो लगभग 1000 खिलाड़ी आपको हैंडबॉल के खेलते हुए मिलेंगे हिसार और हिसार के आसपास इसार के आसपास के गांव में। और जब हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो वो लोग आपको इकट्ठा मिलेंगे, उनमें से हम टैलेंट निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब सिलेक्शन होता है तो फेयर सिलेक्शन होता है। कोई भी हमारा सहयोगी अप्रोच नहीं करता कि इस खिलाड़ी को डाल दो। वो कहते हैं कि जो बेस्ट लगे वो टीम ले जाइए। आप अप्रोच मानता भी नहीं हूं मैं, उनको पता है, सबको पता है कि मैं अप्रोच नहीं मानता। तो जो बेस्ट खेलने वाला है वो खिलाड़ी टीम में जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम जो है वो फिर फाइनल खेलेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसी का कारण है कि आज हम बहुत आगे निकले हुए हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि जैसे लड़कों की टीम फाइनल में पहुंच गई है, क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए, लड़कियां पीछे हैं, या फिर लड़कियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लड़के पीछे, तो दूसरी टीम के ऊपर दबाव महसूस होता है इस चीज का? नहीं, हम डिस्कस भी करते यार ये तो होता ही आया कि वो फाइनल में है तो हमें फाइनल में जाना ही है। डिस्कस भी करते हैं बीइंग ए कोच। जब हम फॉर एग्जांपल की लड़कियां फाइनल में पहुंच गई, लड़के अभी मैच होना है, तो लड़कों को मोटिवेट करते हैं कि यार वो तो फाइनल में पहुंच गई, आपको भी उनके बराबर पहुंचना है कि आप हार जाओ। तो मोटिवेशन करते हैं कि आपको भैया उनके बराबर पहुंचना है और हमें भी उनके बराबर खड़ा होना है। तो वो लड़के भी कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, फिर उनको हम मोटिवेट करते हैं। उनको हर तरीके से आदमी जो होता है वो एक फील्डिंग तैयार करते हैं, वो फील्डिंग तैयार की जाती है हमारे द्वारा कि वो भी मेडल टैली में पहुंचे। वो करते हैं, बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज इसार के अंदर मैं आपको बड़े गर्व से बताता हूँ कि केवल हैंडबॉल बेस के ऊपर अगर इसार में हम नौकरी की बात करें, आसपास के गांव हों, चाहे वो धानसू हो, गिराए हो, लितानी हो, लाडवा हो, उमरा हो, आज जो हैं इसार जिले के अंदर लगभग 150 खिलाड़ी अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं हैंडबॉल के लिए। नौकरी उनको मिल चुकी है, रोजगार मिल चुका है। और जहां हम कैसवाड़ की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, तो हैंडबॉल बहुत आगे है। तो ये इस ग्राउंड का सख्त नियम क्या बनाया है आपने? सख्त नियम में एक ही बात कहता हूं मैं खिलाड़ियों को कि मुझे खिलाड़ी कोई बने ना बने, सबसे पहले एक इंसान बनना है और डिसिप्लिन में रहना है। भारतीय टीम के लिए भी कोचिंग दे चुके हैं आप? बिल्कुल अभी भी दे रहा हूँ मैं। अभी भी बांग्लादेश जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ 9 तारीख को बांग्लादेश जाना है मुझे, टीम लेके आए जब ट्रॉफी के अंदर। और मैं अभी पीछे नेपाल भी गया था। नेपाल के अंदर उनका नेपाल कंट्री का कोचिज़ का रेफरी का कोर्स था, वो कोर्स लेने के लिए मुझे इनवाइट किया गया था 6 दिन के लिए, तो मैं लेके आया हूँ। मैं आज भी एक्टिव हूँ हैंडबॉल के अंदर, चाहे वो इंडियन टीम की बात हो, चाहे वो रेफरी एक्सपर्ट की बात हो। 2017 से मैं भारतीय हैंडबॉल में एज ए रेफरी एक्सपर्ट की भूमिका निभा रहा हूँ। जहाँ भी कोर्स लगते हैं, क्लिनिक लगते हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो, उनका एक्सपर्ट मैं होता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, गर्व की बात है। गर्व की बात है। कमाल ही है कि इतनी सारी भूमिकाएं दी जा रही हैं आपको, आप लेते जा रहे हैं कि मेरा हर भूमिका को बखूबी निभाऊंगा, और मेरे ख्याल निभा भी रहे, और उसी का कारण है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। सन्नी जी, मेरा यही एक रूल रहा है। मैं खिलाड़ियों को भी ये कहता हूँ, सबको ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आपको मिलेंगी, जितना ज़्यादा आपको वर्कलोड मिलेगा, जितने ज़्यादा चैलेंजेस आपको मिलेंगे, अगर आपने वो पार कर लिया तो इसका मतलब है कि आप एक खरा सोना निकल के आ रहे हो। और मेरे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साथ हैं लेकिन सोचते हैं कि ये आगे क्यों जा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं अपने आप को ये एक मॉडल दिखा देता हूँ कि भैया सब लोगों ने रुकावटें भी डाली, लेकिन आज मैं फिर भी लगा हुआ हूँ। रेफरी एक्सपर्ट की जो जिम्मेदारी आपको मिली, तो वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से रेफरी के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है मैच में। बिल्कुल। देखिए, एक निर्णायक जो होता है ना, रेफरी होता है, उस निर्णायक मुद्दे का बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करना बहुत जरूरी है। अगर निर्णायक सही होगा तो आपको चैंपियनशिप बहुत स्मूथ जाएगी, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। और मुझे जब मैं रेफरी था, मैंने 15 साल तक भारतीय हैंडबॉल में एज ए रेफरी काम किया। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत सारे मैच खिलाए हैं। मैंने स्वीडन के अंदर मैच खिलाए हैं, मैंने दुबई के अंदर मैच खिलाए हैं, मैंने उज्बेकिस्तान के अंदर मैच खिलाए हैं, मैंने बहुत जगह मैचेस खिलाए हैं। मेरा ये मानना है कि जब रेफरी एक्सपर्ट मुझे बनाया गया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जो मेरे अंदर काबिलियत थी, लोग तो बहुत सारे रेफरी कर रहे हैं, मुझे एक्सपर्ट क्यों बनाया? तो मुझे लगा कि जो मैं निष्पक्ष भाव से ऑफसेटिंग करवा रहा हूँ और जो मेरे जजमेंट हैं, जो मैं जजमेंट दे रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, उन लोगों को लगा कि हाँ, इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है रूल्स की, और उन रूल्स की नॉलेज के कैसे लागू करना है वो पता है।
और कैसे उनको फिर गेम के अंदर ढालना है रेफरीज को, वो पता है। तो इसलिए मुझे 2017 के अंदर पहले हैदराबाद के अंदर एक क्लिनिक लगा था पूरे इंडिया का, जिसके अंदर लगभग 150 लोग आए थे। वहाँ मुझे एज एक्सपर्ट बनाया गया था, 6 दिन का कोर्स था और मैं एज एक्सपर्ट हुआ था। उसके बाद मुझे 4 कोर्स हो चुके हैं इंडिया में अब तक, उनका एक्सपर्ट मैं ही हूँ। अब बात हिसार के इस ग्राउंड की करते हैं। बीएसएफ की जो टीम है हैंडबॉल की, वो भी आपके पास आई हुई है, बिल्कुल। उनको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो हमारे स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोनों में कितना अंतर है, क्योंकि वो तो पहले से ही डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी है मेरे ख्याल से। देखिए बीएसएफ टीम जो है वो नेशनल बीएसएफ टीम यहाँ मेरे पास आई है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे हिसार स्टेडियम के लिए कि भी एक नेशनल लेवल की बीएसएफ टीम जो है वो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। हिसार को ही क्यों चुना उन्होंने हिसार को इसलिए चुना कि एक तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टेडियम है, वो अपने आप में बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे ग्राउंड मेंटेन है, कितना सुंदर ग्राउंड मेंटेन है, कितनी सुविधाएं हैं। तो बीएसएफ के खिलाड़ियों को ये लगा, दूसरा ये लगा कि चेहरा देख के कि अनूप वहाँ है, अनूप का अगर कोचिंग मिल जाए। तो उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की, मुझसे बात की कि आप हमें टाइम दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट परमिशन देता है तो मैं आपको कोचिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो डिपार्टमेंट ने मुझे परमिशन किया और वो नेशनल लेवल के खिलाड़ी मेरे पास यहाँ आ रहे हैं। लेकिन डिफरेंट की बात करें तो वो खिलाड़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको हम प्रोफेशनल खिलाड़ी बोलते हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो गेम बेस के ऊपर जॉब में लगे हुए हैं, और ये खिलाड़ी अभी बिगनर्स हैं, ये खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ डट के मुकाबला करते हैं, खेलते हैं डेली। आप मैच लगाते हैं, बड़ा मजा आता है, टक्कर होती है पूरा मैच के अंदर। तो बड़ा मजा आता है कि भाई इतनी बड़ी नेशनल टीम। इवन आपको बता दूं कि हरियाणा पुलिस गर्ल्स भी मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए, उनकी भी रिक्वेस्ट आई कि भी हमें गर्ल्स को आपके पास भेजना है। तो हरियाणा पुलिस की गर्ल्स भी आप देखेंगे वो सामने प्रैक्टिस कर रही हैं, वो भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आई हुई हैं। तो ये हिसार हैंडबॉल स्टेडियम के लिए और हैंडबॉल खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भी इतने लेवल के खिलाड़ी हमारे पास यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए। और इसमें मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर के हों या यहाँ के हों, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तब काम करने का मज़ा तब भी आता है जब लोग कोऑपरेट करते हैं, बड़ा मज़ा कोऑपरेट करते हैं, बहुत मज़ा आता है काम करने में। तो हरियाणा पुलिस की जो गर्ल्स की टीम है हैंडबॉल की, वो आपके पास पहुंची हुई है, उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, तो वो प्लेयर्स यहीं से रही हैं तभी आपके पास आए हैं? उनमें से कुछ खिलाड़ी मेरी ट्रेनिंग्स भी रही हैं, मेरी स्टूडेंट रही हैं, वो ट्रेनिंग करते करते जॉब में आ गई और हरियाणा पुलिस में चली गई। कुछ खिलाड़ी अलग अलग डिफरेंट जगह से हैं, कोई जनौदा से, कोई और कहीं से हैं। तो क्योंकि मैं कई साल तक गर्ल्स सेक्शन का कोच इंचार्ज भी रहा हूँ इंडिया टीम का, 6 साल तक मैं गर्ल्स सेक्शन का इंचार्ज रहा हूँ। आप बताते जाओ, मैं बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है कि इसके भी इंचार्ज रहे हो, यहाँ भी आप कोच मतलब हरियाणा टीम का मैं लगातार 10-12 साल तक मैं लगातार, चाहे मैं सरकारी नौकरी में ना आया हूँ, लेकिन मैं टीम कोच में कैंप लेता रहा हूँ। हरियाणा गर्ल्स का, हरियाणा सीनियर गर्ल्स का, बॉयज़ का, नेशनल में टीम जाती वहाँ मेडल, नेशनल में टीम जाती मेडल। कोच किसके पास कैंप था? अनूप के पास। तो सब लोग यूँ कहते थे कि अनूप के पास अगर प्रैक्टिस करनी है, अनूप कसमा के पास करनी है तो आप निखर जाओगे। आपको बता दूँ, अभी मेरे पास जितने भी ट्रेनिंग हैं, आप देख रहे हो इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, इनमें फतेहाबाद से भी लड़की है, स्पेशल जो ट्रेनिंग लेती है सिर्फ हैंडबॉल के लिए यहाँ रुकी हुई है, पीजी लेके पढ़ती भी यही है और खेलती भी यही है। जीन से बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, जो नौकरी वाले नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए कि भी अनूप सर के पास ट्रेनिंग लेनी है, अनूप कसमान जी के पास ट्रेनिंग लेनी है तो हम कुछ बन जाएंगे। और मुझे भी अच्छा लगता है कि वो बच्चे कुछ सोच के आए तो उनको कुछ हम बेटर से बेटर दें। आपके नाम से बच्चे आ रहे हैं? हाँ, बहुत बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने मुझे बताया कि 100 से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं इस ग्राउंड पे खेलने के बाद में मेहनत की, खेले और स्पोर्ट्स कोटे से वो सरकारी नौकरी में लगे। तो मुझे ये बताएं अनूप जी, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रहे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नौकरी की और वो अपने खेल के दम पे नौकरी हासिल कर पाए? बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। जब वो ग्राउंड में आते थे तो हम, देखिए कोच जो होता है ना, मैं कहता हूँ कि उसको एक पेरेंट्स की तरह काम करना पड़ता है। हमें उनके घर के अंदर क्या लेवल है, उनका खाने को क्या मिलता है, उनका डेली रूटीन वर्क क्या है, क्या करते हैं वो, उनकी फ्रेंड सर्कल क्या है उनके, वो सारी चीज़ कोच को जानना पड़ता है। और हम जान के बड़े हैरान होते थे कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे जिनके पास चाय बनाने के लिए दूध भी नहीं है घर में। ऐसे खिलाड़ी भी मेरे पास आए हैं। पहनने के लिए जूते नहीं है, लेकिन आज खुशी होती है कि वो खिलाड़ी आज अपने दम के ऊपर, अपनी मेहनत के दम के ऊपर वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ा खुशी मिलती है, फख्र मिलता है। हरा दिया अपने खेल उन्होंने, के दम पे। हाँ, उन्होंने अपने खेल के जुनून से हालात बदल दिए, लोगों के लिए एग्जाम्पल पेश कर दिया उन्होंने। तो कुछ एक दिलचस्प बातें भी आपने बताई थी मुझे, और उसमें से एक दिलचस्प बात ये है कि
सारे त्योहार आप इसी ग्राउंड के ऊपर मनाते हैं? बिल्कुल सन्नी जी, सारे त्योहार आपको मैं बता दूं, देखिए वो कोने में मेरे दिए जो हैं 2500 दिए मेरे अभी भी मेरे पास मौजूद पड़े हैं। दिवाली पे लगाए? दिवाली पे लगाते हैं हम। पूरे दोनों ग्राउंड को हम दियों से सजा देते हैं और जो ग्राउंड की मार्किंग होती है उस ग्राउंड की मार्किंग के हिसाब से मार्क करके दिए लगा के, और पूरा ग्राउंड मेरा बच्चे सारे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। हम पहले दिए जलाते हैं और लगभग 15 से 20 लीटर तेल जो है सरसों का तेल दीवों के अंदर हम यूज़ करते हैं, और फिर हम एक साथ मिठाई खाते हैं सारे बच्चे, मिठाई लेके आते हैं हम, और फिर हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं त्योहार। तो कब सिलसिला शुरू हुआ है हर त्योहार को हर त्योहार जब से मैं इस जॉब में आया हूँ, जब से मैंने यहाँ जॉब किया है, जब से मैं स्टेडियम में 2017 में आया हूँ, तब से ये सिलसिला जारी है। तो प्लेयर्स दिवाली के दिए घर में बाद में जलाते हैं, पहले यहाँ जलाते हैं। मैं बोलता हूँ कई बार, देखिए इंटरेस्टेड बात ये, मैं बोलता हूँ बेटा कल त्योहार है, आज आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। करें नहीं गुरुजी, आएंगे हम पहले यहाँ करेंगे फिर हम घर जाएंगे। तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है, फिर मैं भी आता हूँ, मेरी फैमिली भी आती है, मेरी वाइफ भी आती है, बच्चे भी आते हैं, हम सब लोग मिलके यहाँ पहले यहाँ मनाते हैं दिवाली ग्राउंड के ऊपर, और फिर घर जाके सेलिब्रेट करते हैं। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि परिवार को तो कोई दिक्कत नहीं होती? आपने बता दिया कि वो भी यही शामिल मेरा होते हैं। परिवार मेरे को बहुत कोऑपरेट कर रहा है। मैं जब खेलता था तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मेरे भाई हरपाल कसवा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। भाई तो मेरा जो सगा भाई था, छोटा था, वो तो करना ही करना था, वो मेरे साथ खेलता था। उसके बाद जब मेरी लाइफ आगे बढ़ी, जब मैं इस प्रोफेशन में आ गया एज ए कोच, एज ए रेफरी, तो फिर फैमिली में वाइफ की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। उन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। आज भी वो मेरे साथ हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं। जब वो हैंडबॉल प्लेयर हैं तो फिर तो कंधे से बिल्कुल कंधा के साथ देना ही है, उनको मुझे पता है, समझती हैं सब कई चीजें। मौकों पर वो मेरा इतना बड़ा सहयोग करती हैं कि मैं कई बार डिस्टर्ब होने लग जाता हूं, तो मुझे मोटिवेशन का काम करती हैं। वो मुझे सुझाव देती हैं और वो सुझाव मेरे लिए बहुत कामयाब होते हैं। और जब भी कोई बड़ी लेवल की टूर्नामेंट हो या छोटे लेवल की टूर्नामेंट हो, वो मेरे यहाँ टूर्नामेंट करवाने में मेरे साथ रहती हैं। मैं बाहर जाता हूँ तो वो भी मेरे साथ रहती हैं। मेरे फैमिली, मेरा जो बेटा है, छोटा बेटा, वो आपको बता दूं, वो हैंडबॉल खेलता है और वो अभी इंडिया टीम के लिए कैंप में गया हुआ है। तो आपने बोला उसको हैंडबॉल के लिए खुद ही? वो खुद ही मोटिवेट हुआ कि मुझे खेलना है, मुझे प्लेयर बनना है। तो मैंने कहा कि मैंने कभी आज तक उसको नहीं कहा कि तूने हैंडबॉल खेलनी है। मैंने कहा बेटा जो आपकी चॉइस हो। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने दोनों बेटों को आज तक मैंने कोई फील्ड थोपा नहीं है। मेरा बड़ा बेटा जो है आज हरियाणवी सिंगर है। अच्छा। और आपको बता दूं, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैकेनिक की है उसने। नाम क्या है? नाम ईशू कसवा। ईशू कसवा, हाँ, चंडीगढ़ इंडोस्ट्री सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की उसने। अच्छा। लेकिन उसके मन में आया कि मुझे हरियाणवी सिंगिंग करनी है, लिखना है। उसने कहा पापा मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तैयार हूँ साथ देने के लिए, और मैंने उसका साथ दिया। आज उसके कम से कम 15-20 गाने राजू पंजाबी जी के साथ गाने आए हुए हैं, गौरी नागौरी जी के साथ उसके गाने आए हुए हैं। अभी वो गुड़गांव में काम कर रहा है अपना, साथ में अपना म्यूजिक का काम भी, उसने अपना म्यूजिक का हाउस भी खोला है, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है। इसी प्रकार मैंने छोटे बेटे को भी कहा कि बेटा लाइफ तेरी है, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आपकी मम्मी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कहाँ जाना है। तो उसको हमने सारे गेम दिखाए, बॉक्सिंग दिखाई, कबड्डी दिखाई, उसको भेजा कि फुटबॉल में जाओ। लेकिन वो सब जगह देखने के बाद उसने कहा कि पापा मुझे आप जैसा बनना है, मुझे तो हैंडबॉल प्लेयर बनना है, जैसे आप खेलते थे, जैसे आप कोच हो, मुझे ऐसा ही कोच बनना है। और आज वो अंडर 18 टीम जा रही है हमारी बांग्लादेश IHF ट्रॉफी के अंदर, उस टीम के अंदर, इंडिया टीम के अंदर पार्ट है। वो कैंप लग रहा है रुद्रपुर के अंदर। तो अनूप जी, इतनी सारी सफलताएं आपकी झोली में है, इतने सारे उपलब्धियां आपकी झोली में हैं, तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव भी जीवन में आए होंगे, कैसे फेस किया उनको? देखिए, उतार चढ़ाव तो निश्चय ही सन्नी जी आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में भी काफ़ी बार आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उस वक्त आपको काम रहना चाहिए, शांत। उतार चढ़ाव आएंगे आपके जीवन में, उस वक्त अगर आपने एग्रेसिवनेस करके कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो गलत हो सकता है आपके लिए, लाइफ बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं आता। उस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप शांत हो जाइए, शांत होकर उन चीज़ों को गुजरने दीजिए, देखिए उनको कैसे, क्या चीज़, लोगों का रिएक्शंस क्या हैं, लोग आपके साथ कैसे हैं, समाज आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उन चीज़ों को आप परखिए, देखिए। वो समय आना चाहिए आपके साथ, उससे आप निखर जाते हैं, और निखरने के साथ साथ आप छंट जाते हैं। आपकी लाइफ से वो लोग हट जाते हैं जो लोग बेकार होते हैं। अगर आपके पास उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, चढ़ाव चढ़ाव आते रहेंगे, तो लोग पीछे पीछे लगे रहेंगे आपके पीछे। अगर आपके नीचे उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल टॉप लेवल के साथ आपके साथ हैं। जैसे आपके अंदर उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, पीछे हट जाएंगे तो आपकी लाइफ से कचरा हट जाता है। तो सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा आपके जीवन का?
सबसे मुश्किल दौर मेरे जीवन का यही रहा कि मैं 17 साल तक NIS करने के बाद लेट जॉब लगा, ये मेरे दिमाग में रहता था कि मैं इंडिया का बेस्ट रेफरी, मैं इंडिया का बेस्ट कोच, और मुझे नौकरी 2017 में मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं है, मेरे खिलाए हुए बच्चे मुझे नौकरियों पे चले गए हैं और मैं लेट नौकरी लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा, इसके अलावा मुझे और कोई ड्रॉबैक नहीं रहा। आपका एक्सीडेंट भी हो गया तब, बड़ा वापसी की? हाँ, मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा ब्रेन ऑपरेट हुआ है, सारे ब्रेन खुल गया था। डॉक्टर ने एक बार तो बोल दिया था कि नहीं जिएगा ये, क्योंकि कब की बात है ये 18 मई 2025 पिछले साल। अच्छा। और अगर जी भी गया तो ये अपाइज होगा, लेकिन भगवान ने और लोगों की दुआओं ने, जो मैंने काम किया, जिन बच्चों की दुआएं मैंने ली हैं, वो मेरे जीवन में काम आ गई कि मैं बच भी गया और मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। इतनी बड़ी बात है डॉक्टर ने कही, तो अपने आप को कैसे संभाला, कैसे मुझे मोटिवेट पता ही नहीं किया? था, मैं बेहोश हो गया था। अच्छा। मैं कई दिन तक कोमा में रहा, मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे चक्कर आए और घर वाले ने हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद मेरी हालत ख़राब होगी, मुझे पता ही नहीं लगा क्या। मुझे तो जब ऑपरेशन होने के बाद कई दिन बाद मुझे होश आया तो मुझे आँख खुली कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पाइप लगी हुई थी। मैंने वाइफ से इशारे से पूछा कि हम कहाँ हैं। अच्छा। तो बोले हॉस्पिटल में। कहाँ? मैं पूछ रहा हूँ चंडीगढ़, कहाँ? पटियाला, क्योंकि मैं पटियाला था, फैमिली मेरी पटियाला थी। मैं तो ऑपरेशन होने के बाद मेरी फैमिली यहाँ आई, अदरवाइज पटियाला शिफ्ट थे। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था। तो काफ़ी दिन बाद मुझे होश आया। तो ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ रही। 3 महीने तो मैं बिल्कुल पैक रहा हूँ, मेडिकल लीव पे रहा हूँ, और वो दौर मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर रहा है। तो जब आप ठीक हो गए, रिकवरी में थे आप, तो एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब आप इस tariके से वापसी कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी सपोर्ट कौन बना आपकी? सबसे बड़ी सपोर्ट जो है, देखिए, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा फादर और मेरे भाई, वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहे। मेरे 24 घंटे मेरे साथ रहते थे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेज भी करते थे और वो मिलने भी आते थे कि एक बार देख ले कि अनूप कैसा है। वो लोग मुझे दिख जाते थे तो उससे मुझे लगता था कि हाँ, ये लोग भी मुझे अच्छा चाहता है, ये लोग भी मुझे। तो बहुत सारे लोगों की सपोर्ट मेरे साथ रही, बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ रही, तभी आज मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या बात है। तो ये हिसार के महावीर स्टेडियम की बात हो रही है, और हिसार के महावीर स्टेडियम को कहा जाता है कि हैंडबॉल में सबसे ज़्यादा पहचान मिली है। तो ये कैसे हुआ कि सबसे ज़्यादा सुविधाएं इस ग्राउंड पे है? हरियाणा में जब जिक्र आता है हैंडबॉल का ग्राउंड का, तो हिसार का नाम लिया जाता है। किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इस ग्राउंड को सारे सुविधाएं देने में? देखिए, इसमें निश्चय ही ये हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ग्राउंड है, और हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए बड़ा मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट हुई हमें ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट हुई, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। चाहे हमारे जिला खेल अधिकारी महोदय हों, या डिप्टी डायरेक्टर सर हों, या हमारे डायरेक्टर सर हों, या खेल मंत्री हों, सबको पता है कि हिसार हैंडबॉल क्या काम कर रहा है। और जब भी कोई डिमांड भेजते हम सामान की या कोई रिक्वायरमेंट की, वो हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अनूप जी, मैदान आज भी मिट्टी का ही है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी? बिल्कुल सनी जी, ये मैं आपको इस चैनल से माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हैंडबॉल जो है वो एक इंडोर गेम है। हाँ। ओलंपिक और एशियन गेम के अंदर इंडोर गेम खेला जाता है। हाँ। गम बॉल के साथ खेला जाता है। हाँ। ये हमारे लिए थोड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हम मिट्टी में खेल रहे हैं। हाँ। जब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं टीम लेके, तो हम 1-2 मैच तो ऐसे हार जाते हैं क्योंकि हम मिट्टी से खेल के गए हैं। वहाँ जाते हैं हमें इंडोर टेराफ्लेक्स के अंदर और गम बॉल के साथ खेलना पड़ता है। ग्रिप मिट्टी पे बनी हुई बिल्कुल होती है। स्पीड, स्ट्रेंथ, हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। तो जिस तरीके से हैंडबॉल हिसार के अंदर और हरियाणा के अंदर कर रहा है, उस हिसाब से आज एक डिमांड बन चुकी है कि हिसार के अंदर एक इंडोर हैंडबॉल खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए। बाकी सारी बिल्कुल सुविधाएं होना देख रहा हूं मैं, चाहिए। लेकिन इंडोर स्टेडियम में ये आने वाले समय में हम इसकी मांग उठा रहे हैं, और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि निश्चय ही सरकार जो है, खेल मंत्री जी हैं, डायरेक्टर सर हैं, इसकी ओर बिल्कुल ध्यान देंगे कि ये स्टेडियम भी इंडोर होना चाहिए और खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हम बात करते हैं ओलंपिक की 2036 की, तो जब तक हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंडोर सुविधाएं नहीं होगी, तो कम से कम पूरे हरियाणा में एक ऐसा पॉइंट तो हो जहां पर एक ही गेम की वो सुविधाएं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक लेवल की होनी चाहिए। तो हम उसी तरीके से इस स्टेडियम को देखते हैं कि आने वाले समय में इस स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जरूर खिलाड़ियों को मिलेगी। बिल्कुल मिलनी भी चाहिए, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हों, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने अनगिनत खिलाड़ी हों और मेहनत
में पीछे ना रहने वाले हों तो बनता भी है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं दी भी जानी चाहिए। जैसा आप बता रहे कि बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं और जिन्होंने सरकारी नौकरियाँ हासिल की हैं, और जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है उसके रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो जिसके रिश्ते आते हैं वो छानबीन भी करते हैं। तो जो छानबीन करने वाले आपके ग्राउंड तक पहुंचे बिल्कुल आते हैं, मेरे पास आए हैं। हाँ। कई बार ऐसे आए हैं, कई बार ऐसे आते हैं कि को साहब ये फलानी लड़की थी या ये फलाना लड़का था और हम आपके पास पहुंचे हैं, वो इतने साल से आपके पास, कैसा नेचर है, वो कैसे हैं, तो वो मेरे से उसके बारे में जानकारी लेने आते हैं कि वो एक्चुअलिटी तो मेरे पास ही है उन बच्चों की। तो मैं उनको बिल्कुल सच बता देता हूँ कि इसके अंदर ये खूबी है, थोड़ी बहुत ये कमी है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ सनी जी, जो मेरे पास जो बच्चा रह गया ना इतने साल, खराब नहीं मिलेगा आपको। जो खराब हो गया वो छोड़ ही जाएगा, लेकिन खराब मेरा बच्चा मेरे ग्राउंड के ऊपर, चाहे लड़का हो लड़की हो, बहुत ही वेल डिसिप्लिन बच्चे, बहुत अनुशासन बच्चे। आपने रिपोर्ट पॉजिटिव ही दी है। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे। वाकई में बहुत अच्छे बच्चे, मतलब आप मानो नहीं, आप देख लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, बच्चे देखिए आप, 3-4 टीमें ग्राउंड में लगी हुई है, लगे हुए हैं अपने तरीके से, उनको पता है कोच साहब काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरी नजर से काम करते हैं। उनको पता है कि कोच क्या चाहता है, ग्राउंड में कितनी सफाई होनी चाहिए। आप देखिए कितना साफ सुथरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में सुई भी आप ढूंढोगे निकाल लो, इतना साफ सुथरा ग्राउंड रहता है। कोई बच्चा ग्राउंड मार्क कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई साफ कर रहा है। तो बच्चों को पता है कि हमारा कोच जो है साफ सफाई को लाइक करता है, साफ सुथरा ग्राउंड, अच्छा एनवायरमेंट लाइक करता है, बकवासबाजी ग्राउंड के ऊपर नहीं आती। मेरे पास पेरेंट्स आ जाके बैठ जाते हैं इस माहौल को देखने के लिए कि भी आपका बड़ा सुंदर माहौल है, बड़ा मन लगता है, आगे सो जाते हैं। दूसरे गेम में बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन आते मेरे पास हैं कि आपके ग्राउंड में आगे मन लग जाता है। मैं कहा बैठो, आओ जी। आप देखिए मैंने कितने बेंच कुर्सियां लगा रखी ग्राउंड के अंदर, किसी भी ग्राउंड में नहीं मिलेंगे आपको। मेरे ग्राउंड में इसलिए कि वो पेरेंट्स आगे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, अभी ग्राउंड में मिठाई कब कब आती है? मिठाई बिल्कुल सही पूछा आपने। एक तो जब किसी बच्चे का जन्मदिन हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, बहुत अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। हम खुद मिठाई मंगाता हूँ मैं बच्चों के लिए। अच्छा, इतनी बड़ी उपलब्धियाँ, इतने बड़े रिकॉर्ड्स हिसार ने बनाए हैं, अब अनूप कस्वां का अगला लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य सनी जी एक ही है कि मैं हमारी हैंडबॉल के अंदर की बात करूँ तो इंडिया के अंदर एक कमी रही है कि हम अभी तक एशियन गेम के अंदर और ओलंपिक गेम के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए। एशियन गेम के अंदर हम क्वालिफाई करते हुए मेडल नहीं ले पाए, ओलंपिक गेम के अंदर इंडिया अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरा लक्ष्य जो है, मेरा अगला जो है, यही है कि मैं अपने खिलाड़ियों को बेटर सुविधाएं देते हुए और हमारे न केवल हिसार, न केवल हरियाणा, बल्कि इंडिया के जो बेस्ट टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको एकत्रित करके उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि वो आने वाले समय में एशियन गेम के अंदर या एशियन चैंपियनशिप के अंदर हमारी टीम मेडल टैली के अंदर हो। मेरा ये सपना है, और अगर मेरा साथ लोगों ने दिया, सरकार ने दिया, तो निश्चय वो चीज़ पूरी होगी। आने वाले समय में निश्चय ही पूरी होगी कि हम एशियन गेम के अंदर मेडल लेंगे और ओलंपिक के अंदर क्वालिफाएंगे। ये सपना है मेरा, है जो मैं साकार करना चाहता हूँ। क्या बात है, जब इतनी शिद्दत से आप कह रहे हैं, इतनी शिद्दत से मेहनत आप करवाते हैं और बच्चे कर भी रहे हैं, तो ये सपना ज़रूर साकार होगा। कोई एक ऐसा मैसेज जो हर खिलाड़ी के काम आए? देखिए, मेरा सभी खिलाड़ियों से मेरा यही मैसेज है कि पेरेंट्स जो हैं, जो जिस लेवल तक पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते, वो अपने बच्चों में अपना सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो आने वाले समय में का चैम्पियन हो, एक अच्छा नागरिक बने। तो मेरा यही एक सबसे मेरा निवेदन भी है और एक संदेश भी है कि आप जो हैं अपने माँ बाप से कभी झूठ ना बोलें, अपने पेरेंट्स को हमेशा अपना दोस्त समझें, अपने भाई बहन को अपना दोस्त समझें, उनकी राय उनके साथ, चाहे आप किसी भी प्रकार कि आपके पास कुछ कमियां लग रही हों या कुछ आपके पास, आप उनसे साझा जरूर करें। वो बहुत जरूरी है। परिवार आदमी की बहुत बड़ी ताकत होती है। परिवार से आप दूर मत भागें, परिवार को साथ लेके चलें। आप हमेशा नशे से दूर रहेंगे आप, तो आप आने वाले समय में बेहतर नागरिक बन सकते हैं। और जो अगर आप नशे से दूर रहकर बेहतर नागरिक बनेंगे तो निश्चय ही आपका, आपके परिवार का और आपके देश का और आपके समाज का जो है वो भला होगा, जरूर उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप नशे से दूर रहें और चोरी चारी चकोरी से दूर रहें। अपने परिवार को अपना बेस्ट दोस्त समझें, अपने माँ बाप को, उनसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करें और अपने माँ बाप को देखते हुए उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। बस मेरा यही निवेदन आपसे है। क्या बात है, अनूप कस्वां जी ने हमें बताया कि
मेहनत में दम हो और नीयत साफ हो तो मिट्टी के मैदान से भी इतिहास रचे जा सकते हैं। इस शो में जो हमारे असली हीरो हैं उनको आपसे मिलवाते रहेंगे, उनकी मेहनत, बच्चों की मेहनत जो है वो आपको हम दिखाते रहेंगे। आज की कहानी जो मैंने दिखाई वो हिसार के महावीर स्टेडियम से थी। अनूप कसवां जी अनेकों जिम्मेदारियां, अनेकों भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ना केवल हरियाणा में बल्कि देश की हैंडबॉल के इस फील्ड में। तो अनूप जी बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी जानने को मिला कि ना आप केवल कोच हैं, अनेकों भूमिकाएं हैं। जैसा आप बताते गए मुझे और ज़्यादा पता चलता गया आपके बारे में। हैंडबॉल की दुनिया में अनूप कसवां का नाम बहुत बड़ा, बहुत सम्मान से लिया जाता है। देश के सम्मानित हैंडबॉल कोच हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये कहानी और ग्रास रूट से जुड़े हुए हीरो की जो कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपको पसंद आती हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हर एपिसोड देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।